नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं यूथ कंपटीशन के बुक से डीसी सोल्डरिंग डीसी थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि हमने 116 प्रश्न तक पिछले वीडियो के माध्यम से कर लिया है। उसके आगे हम शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये यूपीपीसीएल TG2, UPRVNL, NPCIL और राजस्थान में जो विद्युत विभाग से भर्ती आई है उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्न को शुरू करते हैं। जब एक तार या पदार्थ के एक टुकड़े को एक परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इस डैश कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रजिस्टर या प्रतिरोध। प्रतिरोध का वह गुण जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, अर्थात किसी परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक होता है ओम और कैपेसिटर वोल्टेज परिवर्तन का विरोध भी करता है, इंडक्टर धारा का परिवर्तन का विरोध करता है। अगला प्रश्न है, बैटरी ईएमएफ एक मेष में दक्षिणावर्त दिशा में करंट के प्रवाह करने का कारण बनता है, उसे डैश के रूप में जानना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धनात्मक ईएमएफ। बैटरी ईएमएफ जो एक मेष दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रवाह का कारण बनता है तो उसे धनात्मक ईएमएफ के रूप में जानना चाहिए, तथा वो वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रवाह का कारण बनता है तो उसे ऋणात्मक ईएमएफ के रूप में जानना चाहिए, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख ही रहे हैं। अगला प्रश्न, डीसी परिपथ सर्किट में ऊर्जा डैश के गुणनफल में होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज और करंट विद्युत प्रवाह। डीसी परिपथ में वोल्टेज और धारा के गुणनफल के बराबर होती है, यानी ऊर्जा बराबर वोल्टेज गुणे धारा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित तापमान के बाद प्रति डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि को डैश कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोधक का तापमान गुणांक। एक निश्चित तापमान के बाद प्रति डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि के साथ प्रतिरोधक के प्रतिरोध में वृद्धि को प्रतिरोध का तापमान गुणांक कहते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक बराबर प्रतिरोध में वृद्धि मूल प्रतिरोध गुणे तापमान में वृद्धि। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, प्रतिरोध में वृद्धि RT - R0। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, अर्धचालक तथा कुचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न, डैश तारों के संयुक्त को एक स्थायी प्रकृति दी जा सकती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टकाई या सोल्डरिंग द्वारा। सोल्डरिंग द्वारा तारों के संयुक्त को एक स्थायी प्रकृति दी जा सकती है। धातु के दो या दो से अधिक भागों को सोल्डर के माध्यम से जोड़ने की क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जुड़ता है तो विद्युत प्रवाह का यह मार्ग डैश कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रृंखला प्रतिरोध। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा प्रतिरोध पहले टर्मिनल से जुड़ा है तो विद्युत प्रवाह श्रृंखला संयोजन का यह कहा जाता है।
श्रेणी श्रृंखला संयोजन में धारा का मान समान होता है तथा वोल्टेज का पतन होता है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध जो होता है आर इक्विवेलेंट, श्रेणी क्रम में आप जानते ही होंगे R1 + R2 + R3 डैश आगे जितने प्रतिरोध हों उतना तक जोड़ लिया जाता है। अगला प्रश्न, टाँका लगाने यानी सोल्डरिंग करने का मुख्य उद्देश्य डैश क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तारों के संयोजन को स्थायी प्रकृति देना। टाँका लगाने का मुख्य उद्देश्य तारों के संयोजन को स्थायी प्रकृति देना होता है। मृदु टाँका हेतु लेड यानी पीबी तथा टिन का संयोजन होता है। सोल्डरिंग दो प्रकार की होती है, मृदु सोल्डरिंग जो कि 400 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो सोल्डर होता है पिघलता है, और कठोर सोल्डरिंग 600 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है। अगला प्रश्न, किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेरों की संख्या बढ़ा कर या पतले तार का प्रयोग करके। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध फेरों की संख्या बढ़ाकर या पतले तारों का प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि R बराबर रो L/A, जहाँ की R प्रोपोर्शनल 1/A। उपरोक्त संबंध से स्पष्ट है कि यदि फेरों की संख्या बढ़ाई जाए तो कुंडलन की लंबाई भी बढ़ जाएगी, जिससे प्रतिरोध के मान में भी वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसका परिणाम हो सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ड्राई सोल्डर नामक कोई पद नहीं होता है। ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसका परिणाम कुछ नहीं होता है। सोल्डर एक मिश्र धातु है, यह टिन एवं लेड से मिलकर बनती है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में टाँका लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, धारा का वहन करने वाला एक लंबा सीधा कंडक्टर एक रिंग के अक्ष के साथ पड़ता है। रिंग पर एक बल डालेगा यदि रिंग, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा का वहन करता है। धारा का वहन करने वाला एक लंबा सीधा चालक एक रिंग के अक्ष के साथ पड़ता है। चालक रिंग पर एक बल डालेगा यदि रिंग का वहन करता है, क्योंकि जब एक तार चालक में धारा प्रवाहित होती है कोई बल एक दूसरे पर आरोपित नहीं होगा। चुंबकीय बल हेतु दोनों तारों में धारा का प्रवाह होना जरूरी होता है, चाहे वो एक समान दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बढ़ता है। टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बढ़ता है, क्योंकि टंगस्टन एक शुद्ध पदार्थ है, अर्थात टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, अर्थात ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, जैसा कि आप फार्मूला देख रहे हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न नीचे ही है। दिए गए परिपथ में धारा का मान होगा। दोस्तों इसमें धारा का मान निकालना है। दोस्तों इसमें 30 ओम और 30 ओम के दो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगे हैं और 30 ओम का एक समांतर क्रम में प्रतिरोध लगा है। दोस्तों पहले इसे 30 ओम और 30 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। 30 + 30 60 होता है, 60 होगा, और 60 को 30 के समांतर क्रम में जोड़ेंगे, 1/60 + 1/30। दोस्तों ऊपर आ जाएगा 3 अपान नीचे 60, फिर इसे संख्या पलट लेंगे 60/3। दोस्तों आपका आ जाएगा 20 ओम। चलिए फिर आगे चलते हैं। क्या निकालना हमें? धारा I बराबर होता है V/R।
V का मान कितना है 2 और R का मान 20 हमने अभी निकाला। इसको हल करेंगे तो 1/10 एम्पियर आपकी धारा आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, 3 प्रतिरोध R1 R2 और R समांतर में जुड़े हुए हैं। R1 बड़ा है R2 से, R2 बड़ा है R3 से। यदि एक अतिरिक्त प्रतिरोध R4 इनके समांतर में जोड़ दिया जाए तो कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी R3 से कम। R3 से कम, चूंकि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध सबसे कम मान प्रतिरोध से भी कम होता है। अगला प्रश्न, एक प्रतिरोध में रंगों के बैंड का क्रम ब्राउन, काला, हरा और सुनहरा है। प्रतिरोध का मान कितना होगा? दोस्तों ब्राउन एक होता है, काला जो होता है वो 0 होता है गुणे, और तीसरा स्टेम 10 की घाते जो होगा, और सुनहरा हरा जो होता है 10 की घाते 5 हो जाएगा। सुनहरा है तो प्लस माइनस आपका सुनहरा के लिए 5% होता है। दोस्तों फिर आगे हल करेंगे। 10 और ये 10 की घाते 5 है तो 5 0 लगाएंगे, 3 4 1 5 प्लस माइनस 5%। दोस्तों इसे 5 0 ना लिखकर एक मेगा ओम प्लस माइनस 5% लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में वही दिया हुआ है, ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3। आप इसमें से याद कर सकते हैं अगर आपको ये वैल्यू आपको याद नहीं है। दोस्तों ये फार्मूला इसी पर आप रख कर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर अगले प्रश्न से जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दें। दो प्रतिरोध R1 और R2 विद्युत स्रोत से समांतर में जुड़े हुए हैं तो R1 का मान R2 से 4 गुना है। R1 में कितनी धारा प्रवाहित होगी? चलिए दोस्तों इसे देखते हैं। R1 का मान R2 का 4 गुना ज़्यादा है, जैसे कि अर्थात R1 बराबर 4 R2, या R2 बराबर आप लिख सकते हैं R1/R4। दोस्तों धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं R1/R2 बराबर R2/R1। R1 का प्रतिरोध R2 से 4 गुना अधिक है, अतः R1 में धारा R2 में प्रवाहित धारा का 1/4 होगी। अगला प्रश्न, दिष्ट धारा के मामले में इसमें से आपको कौन सा सिलेक्ट करना? ऑप्शन नंबर डी। धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। डीसी में जो धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, डीसी धारा केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है। धारा दिशा समय के साथ नहीं बदलती है, जो कि एसी में हो वो धारा बदलती रहती है। डीसी में ऐसा नहीं होता, ये एक ही दिशा में प्रवाहित होती तथा धारा दोनों दिशाओं में नहीं प्रवाहित होती, तथा डिश धारा का परिमाण सदैव स्थिर रहता है। अगला प्रश्न, दो तारे जिनका प्रतिरोध R है उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसी यौगिक में एक R1/R2 प्रतिरोध की तार में जोड़ दी गई कुल प्रतिरोध का मान ओम में क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसे हल करते हैं। दो तारे जिनका प्रतिरोध R है उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस यौगिक में एक R/R2 प्रतिरोध को एक श्रेणी क्रम में जोड़ दी गई है। कुल प्रतिरोध का मान R होगा। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, फिर इसी प्रतिरोध को
श्रेणी क्रम में जोड़ दिए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं r/2 प्लस r/2, इसे जोड़ेंगे तो 2r/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो आपका r आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब दो 100 किलो ओम प्रतिरोधकों को समांतर में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध होगा। दोस्तों दो जो समांतर क्रम में 100 किलो ओम जोड़ेंगे 1/100 प्लस 1/, जबकि किलो का मान 100 होता है, वैसे किलो का मतलब कई जीरो बढ़ाकर लंबा नहीं करेंगे। दोस्तों फिर इसे जोड़ेंगे तो 2/100 हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा 2/100 आ गया। 2/100 इसे हल करेंगे तो 1/50, 50 को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि समांतर में है, तो 50 ऊपर जाएगा तो 50 किलो ओम आपका सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न 250 वोल्ट और 100 वाट लैंप का प्रतिरोध होगा। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 625 ओम। जबकि दोस्तों वाट बराबर जो होता है यानी शक्ति P बराबर VI, V बराबर IR होता है, I बराबर V/R होता है। दोस्तों ये समीकरण P बराबर VI हो गई और समीकरण I बराबर V/R दूसरी समीकरण सेकंड और समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर दोस्तों P बराबर V²/R, R बराबर जो निकालेंगे V²/P, V का मान जो है 250 यानी 250 और 250 स्क्वायर है तो डबल कर देंगे। P का मान जो है 100 है, काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, आपका 625 उत्तर आ जाएगा। 625 ओम आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न R प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधकों को कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। R प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधकों के 4 संयोजन बनाए जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये 4 बनाए जा सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 4 समरूप प्रतिरोधक को पहले समांतर में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पहले संयोजन का परिणामी प्रतिरोध दूसरे संयोजन के परिणामी प्रतिरोध के कितने गुना होगा। चलिए इसे हल करते हैं। दोस्तों 4 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। दोस्तों R1 R2 R3 जो मान लिया गया हमने बराबर R1 R2 R3 R4 बराबर हमने 4 मान लिए। दोस्तों 4 प्रतिरोध हैं तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे R वही कॉमन रहेगा 4, और इसे R बराबर R पैरेलल जो होगा यानी समांतर में जोड़ रहे हैं तो R बराबर जो है R पैरेलल मतलब R4। फिर इसे एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, R पैरेलल यानी R समांतर क्रम का मान आ गया R/4 आ गया, और जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे R सीरीज तो इसे चारों R को जोड़ लेंगे तो आपका 4R आ जाएगा। दोस्तों क्या निकालना हमें, समांतर पहले संयोजन का परिणामी प्रतिरोध और दूसरे संयोजन का परिणामी प्रतिरोध यानी R पैरेलल बराबर R पैरेलल यानी समांतर अपान प्रतिरोध का सीरीज में बराबर आपका है R पैरेलल का जो हमने अभी मान जोड़ा था, पहले इसे काट देते हैं। सॉरी दोस्तों, R पैरेलल अपान प्रतिरोध जो सीरीज में है, अभी इसका मान हमने निकाला R/4 बटे में जो सीरीज का मान हमने निकाला था वो 4R था। दोस्तों इसे हल करेंगे तो इसे अपान में लाएंगे 4/4
गुणे 4 4r, r से r कैंसिल हो जाएगा, आपका 1/16 आ जाएगा, बराबर 1/16, जो कि सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 3 ओम प्रतिरोधकों को एक त्रिभुज के रूप में जोड़ा गया है, किन्हीं दो कोनों के बीच प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों तीनों को त्रिभुज में जोड़ा गया है, तो पहले तो हम दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा, फिर इसे समांतर क्रम में जोड़ लेंगे इसके साथ, जैसे कि 1/6 प्लस 1/3, ऊपर आ जाएगा आपका एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, ऊपर 3 मतलब 3 दूनी 6, आपका 2 आ जाएगा, 2 ओम। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सोल्डर निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है। सोल्डर आप जानते ही होंगे, सीसा और टिन की मिश्र धातु है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे कि आप देख रहे हैं, लंबाई के तो समानुपाती और जो क्षेत्रफल है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न, सोल्डरिंग के भराव धातु का गलन बिंदु होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अगला प्रश्न है, 3 समान प्रतिरोध पहले समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और उसके बाद श्रेणी क्रम में। पहले 2 प्रतिरोध दूसरे के साथ संयोजित करने के परिणामी प्रतिरोध होगा। जैसे तो दोस्तों देख रहे हैं, पहले 3 को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, फिर 3 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। दोस्तों 3 समांतर क्रम में जोड़ेंगे 3/r आ जाएगा, और जो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 3r आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों हमसे परिणामी प्रतिरोध पूछा है, तो पहले पैरेलल में जो निकाले, मतलब r/3 प्रतिरोध पैरेलल यानी समांतर क्रम में अपान प्रतिरोध सीरीज क्रम में, जो इसे भाग दे देंगे आपका आ जाएगा r/3 आया, r/3 बटे में 3r। दोस्तों इसे r/3 इंटू 3r, r से r कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1/9 गुना, सॉरी दोस्तों 1/9 गुना आपका सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।